अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कोह-ए-नूर के एक स्पेशल एपिसोड के साथ। अगेन एक ऐसी शख्सियत जो यंग लॉयर के लिए मशअल राह हो सकती है। टीचिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बार के जो वोकेशनल कोर्सेज़ हैं जिसके अंदर यंग लॉयर्स को कोर्ट में प्रेजेंटेशन, रिसर्च का तरीका, हाउ टू डेवलप अ गुड क्लाइंटेल और डिफरेंट टेक्निक्स के वो एक कामयाब वकील के तौर पर सामने आ सकें, सारा कुछ सिखाने में एक अहम किरदार है। हमारे कुलीग हैं मलक ज़ीशान साहब, उनके साथ इनकी एसोसिएशन एक लंबा सिलसिला है, वो भी एक जो है वो हमागीर शख्सियत है। इसके अलावा अहमद कयूम जो है उनसे इनका अच्छा ताल्लुक़ है, जो अगेन जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे जो बार के वोकेशनल कोर्सेज़ हैं, LLM हैं और बहुत ग्रास रूट लेवल से एक हम्बल बैकग्राउंड से विदाउट एनी रेफरेंस के आपका कोई जो है वो पहला फैमिली के अंदर कोई वकील हो तो उसके लिए कंपैरेटिवली बड़ा मुश्किल होता है अपनी वकालत को जो है वो चमकाना, उसको कायम रखना, अपना ऑफिस बिल्ड करना, अपनी क्लाइंटेल, फिर अपना जो है वो एक जो जिसे कहते हैं अपना दाल दलिया का अरेंज करना, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और इसके अलावा फिर टीचिंग करना कि आपने स्टूडेंट को पढ़ाना, एक लंबा अरसा उनका जो है वो टीचिंग में भी गुजरा है। इन सारे पहलुओं पे इस हवाले से पॉडकास्ट बड़ा अहम होने जा रहा है यंग लॉयर के लिए कि आपने अपनी वकालत को करना कैसे है और आर्ट ऑफ एडवोकेसी कैसे है। और बहुत ही अगर आपके पास वसाइल नहीं हैं और अगर हैं उनका मुआवजा होने के बावजूद क्या ऐसी चीज़ है कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी वकालत को आगे लेके जा सकते हैं। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं M आसिम रियाज राना साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं जैसे मैंने बताया। रियाज साहब बहुत शुक्रिया आसिम आपके वक्त का, और आप क्योंकि मुझसे जूनियर हैं तो मैं आपको आसिम मेरा ख्याल है कैसे जी प्लीज़। लेकिन हमारी वकालत के अंदर मैं आऊँगा आपकी स्पेशलिटी की तरफ, आपकी माशाल्लाह अचीवमेंट भी काफ़ी हैं जो लोगों के लिए एक मिसाल भी होंगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली पढ़ा कहाँ से, लाहौर से हैं, किसी जो है वो आउट ऑफ सिटी से हैं, कैसे लाहौर में आना हुआ? मेरा सर जो बेसिक गांव है, खैर वो तो वालिद साहब वगैरह का था हाफजाबाद से, लेकिन मेरी पैदाइश लाहौर से ही है। आप तो भी लाहौर ही है ना? जी मैं लाहौर से ही हूँ। जी सर, तो बागवानपुरा का एक इलाका है शालीमार गार्डन के साथ। बिल्कुल जी सर, जिस घर में अभी रह रहे हैं उसी घर में मेरी पैदाइश है, मतलब उधर से ही हम रहने वाले हैं। और उधर इसके ही गवर्नमेंट स्कूल से सर मैंने मैट्रिक किया है। अच्छा। फिर इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिर स्टडी डिसकंटिन्यू मैट्रिक के बाद, पता ही नहीं आगे क्या करना है। फिर सर अब इंटरमीडिएट प्राइवेट तौर पे, ओके, ग्रेजुएशन भी प्राइवेट एज ए प्राइवेट स्टूडेंट, तो साथ कोई अपना छोटा मोटा काम वगैरह और साथ प्राइवेट तौर पे। उसके बाद फिर मैंने पंजाब लॉ कॉलेज में लॉ का एडमिशन लिया और फिर प्रॉपर मैंने सेहनत करके लॉ किया सर। तो आज बैठे हैं आपके सामने। मुझे स्कूल का नाम जानने में हमेशा से इंटरेस्ट रहता है। तो मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल बागवानपुरा से पढ़ा। अच्छा, ठीक। और जिस दौर में हम पढ़ते थे उस स्कूल में आप यकीन करें कि शायद बेंच भी अवेलेबल नहीं होते थे। ओके। हम अपने घर से लेके जाते थे कि वो नीचे बिछा लें और उसके ऊपर बैठ जाया करते थे। शलवार कमीज चलती होती थी, कोई इतना ज़्यादा कोई फैशन नहीं वहाँ पर, तो नीचे बैठ के सर पढ़ा है। अच्छा, अब जब आप लॉ आपने कर लिया, और यहाँ पे क्वेश्चन भी ऑडियंस के लिए होगा, हमारे नाज़रीन के लिए, क्योंकि जनरल पब्लिक भी देखती है, जो लोग अपने बच्चों को वकील बनाना चाहते हैं वो भी ये शो बड़ा शौक़ से देखते हैं, मुझे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। तो ये आप बताएं कि किस तरह से आपने फिर आगाज़ किया प्रैक्टिस का, कौन सा चैम्बर ज्वाइन किया आपने, और साथ ही साथ ये बताएं कि सिलेक्शन ऑफ चैम्बर जो है उसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से जो है वो पॉइंट्स आपको ज़हन में रखने चाहिए। यंग लॉयर तो बेचारे तलाश करते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता, ट्रायल का होना चाहिए, हाई कोर्ट का होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, कचहरी लेवल पे फटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। वैसे एक लॉयर की ज़िंदगी में ना सबसे पहला अपना करियर सेट करने के लिए जो पहला स्टेप है ना, आपने उस पर क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब हमने बड़े लोग देखे हैं कॉलेज में बड़े लायक होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इस वजह से छोड़ जाते हैं कि कोई चैम्बर ही अच्छा नहीं मिलता। अच्छा, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था। मैं जब क्लास में था ना जी, मैं थोड़ा सा अर्ज करता चलूँ, मेरी पूरी फैमिली में ना कोई वकील नहीं। ओके, दूर तक कहते हैं दूर तक कोई वकील नहीं। अच्छा। तो मैं बड़ा परेशान होता था कि मेरी अगली डेस्टिनेशन क्या हो, किधर जाऊँगा। यानी आपने लॉ कर लिया है? लॉ कर लिया है, और बच्चे अब वो कहते हैं मुंडा लॉ तो कर दे, नाल होर की कर दे ना। अच्छा,
अब वो बच्चे क्लास में, मेरे जो क्लास फेलोज थे, अक्सर मैं किसी की बात सुननी, किसी ने बताना जी मेरे मामू प्रेसिडेंट बाहर हैं, किसी ने कहना जी मैं किसी ADG साहब का भतीजा हूँ, किसी ने कहना जी मैं एक लॉयर सन हूँ। तो आई एम वन के मैं कंफ्यूज होता था कि यार मैंने किधर जाना है। मतलब ना तो मैं किसी ADG साहब का बेटा हूँ, ना मैं लॉयर सन हूँ, ना मेरे को मामू बाहर का प्रेसिडेंट है। तो बड़ा एक मुश्किल मरहला था और इस मुश्किल को मैंने जीता भी। लेकिन इसको झीलने से कुछ चीज़ें सीख पाया हूँ जो मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि जो फिर मैंने किया आप लोगों ने वो मिस्टेक नहीं। ठीक। मैं सर जब आया तो मेरे बड़े अच्छे जानने वाले थे, तो मेरी वकालत में भी उनका बड़ा किरदार है। तो मेरे फादर के एक फ्रेंड थे बड़े अच्छे, हमेश शाहिद नवाज साहब उनका नाम है। वो सिकंदर सलीम जुल्फकार साहब हैं, हाई कोर्ट से अभी जस्टिस भी रहे हाई कोर्ट के। तो उनके वो क्लाइंट थे बड़े अच्छे। उन्होंने मुझे जाकर उन्होंने कहा जी ये भतीजा है सिकंदर साहब से, ठीक, और इसको कंटिन्यू करवाएं। 2-4 मेरी तारीफ़ें भी की कि बड़ा लाइक भी है और बड़ा सेल्फ मेड है, आया है तो ये आपके ऑफिस के लिए बड़ा अच्छा ऑफिस था, बहुत अच्छा ऑफिस था, काम बेशुमार काम था। लेकिन वो होता क्या था वहाँ पे, मैं आलमोस्ट तकरीबन कोई 2-2.5 माह 3 माह वहाँ पे रहा हूँ। स्टार्ट पहला ऑफिस, मैंने उनकी तमाम फाइल्स पढ़ छोड़ी हैं, लेकिन मेरे ज़हन में 20 सवाल होते थे, लेकिन मेरे सीनियर के पास टाइम नहीं होता था। उनकी गलती नहीं है, लेकिन बिजी लॉयर है। मैंने कभी मिलना भी चाहना तो कोई ना कोई मीटिंग उनकी आ गई, कहीं सुप्रीम कोर्ट के केसेस आ गए। तो मैंने 3 माह में सिर्फ यही देखा कि सर आ रहे हैं, सर चले। अच्छा सर आ गए और सर मुलाकात, इंट्रैक्शन बहुत कम होता था। ठीक। 3 माह बाद उनको जब पता लगा कि बच्चा रेगुलर भी है, चीज़ें भी हैं, सारी अट्रैक्शन तो आपने दिलवानी है, उन्होंने फिर मुझे बुलाकर समझाया। उनका पुत्र यू हैव सिलेक्टेड द रॉन्ग ऑफिस। ओके। तो मैं कहा सर व्हाट इज़ राइट, अगला मेरा सवाल यही था। तो उन्होंने मुझे समझाया, उनका पुत्र उस ऑफिस में जाओ जहाँ ट्रायल का काम, अच्छा, जहाँ बेसिक चीज़ें हैं। मैं पलट कर रहा हूँ सारा, 3 दिन मेरे इस्लामाबाद में गुजर जाएंगे, 3 दिन मेरे हाई कोर्ट में गुजर जाएंगे। तो मैं तो तुम्हें उस तरह से बिठा के सिखा नहीं पाऊँगा। किसी ऐसे ऑफिस में जाओ कि जहाँ तुम्हें शाम को बिठा के अगले दिन की फाइलें डिस्कस करने का मौका मिले कि सर किस में जाना। अब हमारा प्रॉब्लम भी यही है, बीइंग ए यंगस्टर। जितना यंग लॉयर है ना, ये बड़े बड़े नाम देख रहा होगा, मैंने जाना किसके पास है, किसी बड़े पॉलिटिकल ऑफिस में चला जाएगा। ऑफिस बुरा नहीं है, ठीक, लेकिन ये उसका टाइम नहीं है। ठीक, मैं समझता हूँ कि आपने वो वाला ऑफिस ज्वाइन करना है जहाँ आपके सीनियर के पास आफ्टर 4 o'clock इतना का टाइम है कि आप कल के केसेस में जो होना है वो अपने सीनियर के साथ डिस्कस कर सकें। ओके। आपको फाइल की अंडरस्टैंडिंग हो, आपको जो बात समझ आ रही है, कोई क्वेश्चन आता है आप उससे पूछ सकें। ठीक। अब होता क्या है, बड़ा ऑफिस हमने ज्वाइन किया, 8 बजे हम आ भी गए, अब बेशुमार केसेस होते हैं वहाँ पे, हम 4 बजे तक एक ही बात फिर कर रहे होंगे कि सीनियर आ रहे हैं, वेट पे रख लें या इसको अर्जेंट कर दें। ठीक ठीक ठीक। आ रहे हैं, वेट पे रख लें, अर्जेंट कर दें। ठीक। ये 3 बातें ही हम सीख पाएंगे। ठीक। क्योंकि ना तो हमने उनसे डिस्कस किया होता कि सर इसमें एविडेंस होने वाली है, मैं करवा दूँ, इसमें कुछ छोटी मोटी एप्लीकेशन पर बहस है, मैं करवा दूँ सर। ठीक ठीक। होता ही नहीं, उनसे इंटरेक्शन ही नहीं होता। ठीक ठीक। तो जिस तरह अब हमें 8-10 साल प्रैक्टिस है, आते हैं कोई केसेस हैं जितने भी तादाद के, अगले दिन के बैठ के तैयार करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये जो कोई अब मेरे एसोसिएट्स हैं मेरे पास बैठे हों, इनमें से मैं पूछूं इनको कि भाई इनमें से ये छोटी सी एक एप्लीकेशन है, कौन आर्गू करेगा। ठीक। तो कोई ऐसा ऑफिस हमें ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक ये बताइएगा आसिम, क्योंकि आप इस मरहले से गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूँ, आपका तजर्बा क्या है? एक तो ये है कि सिलेक्शन ऑफ ऑफिस, दूसरी बात यह है कि सिलेक्शन ऑफ फील्ड, ये बड़ा एक मुअम्मा रहता है हमारे जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए कि जनाब मैंने जो है वो क्रिमिनल लॉ की तरफ मेरी इंक्लिनेशन है, मैं सिविल को ज़्यादा अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं कॉर्पोरेट पे जाऊँगा, मैं बैंकिंग में जाऊँगा। ये क्वेश्चन जो है वो यंग लॉयर बेचारा अपने जेहन में लेके रहता है। कुछ लोग मेरे यहाँ आए, उन्होंने ये बताया कि जनाब आप भी अपनी इनपुट दीजिएगा। उन्होंने ये, उनका ये कहना था कि जनाब ये आपका क्लाइंट डिसाइड करेगा कि आपने क्या करना है। आपका क्या तजुर्बा है? यही मैं आपको बताता हूँ। जब हम बिल्कुल स्टार्ट करना, ये मेरा पर्सपेक्टिव है और मैंने ऐसा किया है। ठीक। मिनिमम 5 साल ना यू शुड बी ऑलराउंडर। आपको जो आ जाए, जो आए आपको करना है जी। देखिए जी,
सारी बुक्स तो हम अपने जो हमारा एकेडमिकली करिकुलम एक डिज़ाइन हुआ वो उसमें हम नहीं पढ़ते, लाइक एंटी टेररिज्म एक्ट है नहीं पढ़ते, साइबर लॉज हैं हम नहीं पढ़ते, इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हम नहीं पढ़ते, ठीक है। अब इसके केसेस अगर आ जाते हैं हमारे पास तो हमने पढ़ना है ना जी। हम अपने क्लाइंट को ये तो नहीं कहेंगे कि यार हमें तो सिलेबस में तो एंटी टेररिज्म एक्ट पढ़ाया ही नहीं तो मैं तुम्हारा केस नहीं कर सकता। मुझे ये लगता है कि हर आने वाले केस पे आपको डेफिनेटली पढ़ना है, दोबारा से पढ़ना है। अब आपने करना क्या है, ऑलराउंडर है, केस आया उसके मुतालिक लॉ पढ़ें, उसको रिफ्यूज़ ना करें, ठीक। तकरीबन 5 साल बाद आपको समझ आ जाएगी कि मेरी क्लाइंटेज किस तरह की है और मैंने जाना किधर है, ठीक। अब देखिए अगर आप 5 साल बाद आपको लगता है कि यार अब मेरा सारा दिन ही एंटी टेररिज्म कोड में गुजरता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब आप रिफ्यूज़ करने वाली सिचुएशन पे भी जाते हैं, अब आप कहते हैं यार मैं तो सारा दिन उधर से ही नहीं निकलता तो मेरे पास तो फैमिली कोड में आया ही नहीं जाता, तो लिहाजा मैं फैमिली कोड के केसेस नहीं कर सकता। ओके, अगर आप स्टार्ट पे ये बात किसी को कहेंगे जब आप भी वेले बैठे हैं केस कोई नहीं आया, ठीक है, ठीक। और क्लाइंट जो होता है ना जी सारी अनपढ़ भी आता है, पढ़ा लिखा भी आता है। अब बास क्लाइंट आपके ऐसे आते हैं, अब उसने सिंपल सा आपसे पूछ लिया ना यार ये एक फैमिली मैटर है तो इसमें मैं खुला लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मतलब मेरी बेटी है कोई भी है जी करता हूँ। आप उसको कहें ना जी मैं तो फैमिली केसेस नहीं करता तो मेरा तो ये है, वो 10 बंदों को बताएगा यार एक छोटी जी गल पूछी सी इन्हों कोई नहीं है। जब आपने 5 साल रगड़ा खाया होता ना, अब आप जहाँ पे इनकार करेंगे ना, अब आप कहेंगे यार तेरा हो ये सकता है, ठीक, तेरे केस की बेस्ट ओपिनियन ये है क्योंकि आपने किया होता है, लेकिन ये मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं तुझे कह देता हूँ और तेरे केस का सलूशन भी यही है। बिल्कुल ठीक। वो आपकी 10 जगह तारीफ करेगा कि यार बेशक उसने नहीं किया लेकिन सीधे राह मैंने ज़रूर पाया। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो वो मुझे ये लगता है कि आप यू शुड बी ऑलराउंडर, ठीक, और फिर अपनी क्लाइंटेज के मुताबिक अपनी फील्ड डिसाइड करें, अच्छा ये थोड़ा सा बताइएगा कि जाहिर है हमारे लॉ में भी है, हम उस तरह से मार्केटिंग नहीं कर सकते जैसे लोग करते हैं कि जनाब आ जाएं कपड़ा खरीद लें। हाँ जी। तो लॉयर्स को रिस्ट्रिक्शन है, उसका एक डिकोरम है, हमारा लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है, वो हमें पाबंद करता है कि आप इस तरह से एडवर्टाइज नहीं कर सकते कि जनाब बेल पोस्टर नहीं लगा सकते, इवन कि हमारा बोर्ड का साइज भी कुछ लोग वायलेशन करते हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन इसको मार्केट फिर किस तरह से किया जाए? कहीं से तो आपने वो कहते हैं ना सांस लेना है, किसी को बताना है, फिर ही आपकी क्लाइंटेल आपके पास आएगी। अच्छा। तो आप ये एक तो ये बताएं, दूसरा आप कोर्सेज भी करवाते हैं, पंजाब बार से भी आपका इंटरेक्शन रहता है, आप नहीं समझते इसको थोड़ा लीगलाइज होना चाहिए कि थोड़ी बहुत मार्केटिंग की गुंजाइश जो है वो हमें खुद देनी चाहिए ताकि एक इन्वायरमेंट जो है वो बेहतर हो सके? कई लोग इस वजह से भी प्रैक्टिस छोड़ गए कि इस मामले में वो नहीं थी, पता ही नहीं चला ना जी किसी को कि ये काम कर रहा है, कानून की पाबंदी करते रहे। हालांकि हमें पता है कि इम्प्लाइडली कुछ ना कुछ तरीके हैं मार्केटिंग। ऐसे इसमें ना सर मेरा बड़ा पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर है, बड़ा मतलब आपकी बात ठीक है। अब वकील अगर एडवर्टीजमेंट भी करता तो क्या करेगा? ठीक, तलाके करा लो, कब्जे छुड़ा लो, स्टे लगा लो, इस तरह के इश्तेहारात तो नहीं लग सकते ना। अब इस पर मैं समझता हूँ कि हमें करना क्या चाहिए और जो मैंने खुद किया, जो मैं करना चाहिए। अभी कोई फॉरम नहीं, कोई चीज़ें ऐसी नहीं है, हमें बड़ा बाउंड रहना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें तो है ना हम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ 2 तरह की कॉल आती है मैं ना। एक कॉल अगर आपको आई है, लेट्स सपोज कोई बंदा आपको फ़ोन कर कह रहा है भाईजान आजकल कितने होंगे हो, अगर आपको ऐसी कॉल आती है ना तो जी फ्लॉप हो गया मेरी नज़र में। अच्छा, उसका मतलब है कि उसको पता ही नहीं है ना जी आप कर क्या रहे हैं, ठीक है ना जी। अब आप लॉयर हैं भाई, ते नाल दे ताड़े तो पता कोई नहीं कि तुसी लॉयर हो, आप उसको कौन बताएगा तुसी लॉयर, आपका काम बताएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अब फर्ज करें आप जब आपको इस तरह की कॉल आ रही है ना, इसके 2 से 3 नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये हो गया कि जी आपको एक चीज़ समझ आ गई कि भाई लोगों को पता कोई नहीं है कि अभी कोई वकील है, ठीक। दूसरा नुकसान ये हुआ कि अब आपको उसको सेटिस्फाई करना है। अब आप उसको कहेंगे नहीं भाईजान वकील हूँ, जाता हूँ कचहरी, अगला सवाल वो आपसे करेगा कोई दफ्तर शिफ्तर बनाया है जी, फिर आप उसको सेटिस्फाई करेंगे जी पाइन मेरा दफ्तर है, फिर वो कहेगा मेरा कोई छोटा मोटा काम है कर लोगे, ठीक, फिर तुसी उन्हें तीसरी जगह मुतमिन करोगे कि भाईजान कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब फ़ी का सिनेरियो है ना, अब आप फ़ी नहीं डिसाइड कर पाएंगे क्योंकि अब आप उसको तसल्ली पे तसल्ली देते जा रहे हैं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, वो आपको मान ही नहीं रहा, आपका कसूर है ना जी। अब दूसरी साइड है सर, अब मैं रोज़ाना घर से निकलता हूँ, जितने लोग मुझे मोहल्ले में देखते होंगे यूनिफॉर्म इसने पहना है, निकला घर से चला गया, मैं आया हूँ ऑफिस,
आते ही वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय ऑफिस, इतना ही स्टेटस लगा दिया ना। ठीक ठीक। या आपका कोई अच्छा केस है किसी दिन, ले जी टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द केस बिफोर दिस जज। अब आप अच्छा मौसम है, आप लिखेंगे जी पीपल्स आर एंजॉयिंग द वेदर बट लॉयर्स आर अपेयरिंग इन द कोर्ट। चलिए छोटा सा कैप्शन लगाया ना आपने, लगा आप अपनी प्रेजेंस को शो कर रहे। अब देखिए आप सोशल मीडिया का दौर है जी, अब फेसबुक पे मुझे लगता है आपका सारा एरिया भी ऐड है, सोशल सर्कल आपका, सोशल जितने सर्कल, दोस्त आपके रिलेटिव हैं, आपके दोस्त हैं, सारे ऐड हैं, इन्हीं से आपकी क्लाइंटेज डेवलप होनी है। अब इनको अब आप रोज़मर्रा की बता रहे हैं जी अपने, मतलब एम्प्लॉयडली कहीं एक्सप्रेसिवली आप इनको बता रहे हैं कि जी मैं जा रहा हूँ। अब आपको जो कॉल आएगी ना वो बड़ी मज़ेदार है। वो बंदा के भाईजान अजकल तो कितने हाई कोर्ट के स्टेटस, त्योहार वाले दिन भी छुट्टी कोई नहीं, दफ्तर बैठे हैं जनाब। अच्छी बात। मैं अक्सर संडे को आता हूँ, अक्सर आता हूँ, ड्राफ्टिंग वगैरह करनी हो संडे को बैठा होता हूँ, केसेस तैयार कर रहा होता हूँ, तो मैं दनिस्ता तौर पे अपनी संडे की एक फ़ोटो उतारी, एंड देयर इज़ नो हॉलीडे इन लॉयर्स लाइफ। चले जी भाई काम ठीक है जी। अब भाईजान त्योहार भी नहीं तो वो जनाब को साडा भी काम कर दोगे, अब आप फीस चार्ज करें, फीस चार्ज कर। अब आप उसे कहें यार तेरा तो काम भी छोटा सा, मैं तेरा बड़ी कोर्ट बिजी होता हूँ, तुम्हें पता है, किसी से नहीं भाईजान आपसे ही करवाना, आपसे करो। अब आप उसको फिर अब आप ले सकते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छा आपने बयान किया और मैं खुद इससे बड़ा इम्प्रेस हूँ। लेकिन मुझे ये बता, मेरे बड़े कहते थे कि आपका जो है वो काम की जो संजीदगी है उसके अंदर इतना अरोमा होता है, इतनी फ्रेगनेंस होती है कि एक दफ़ा आपके पास कोई क्लाइंट आ गया है, आपने उसका काम इतना दिलजमी से किया है, अपनी फीस को बाला ताक रखते हुए आपने देखा है कि भाई ये मैंने डिलीवर करना है, और काम आपने डिलीवर किया, बाज़ अगर डिलीवर नहीं भी हुआ, उसने आपकी एफर्ट देखी, तो वो भी जाके आपका वॉकिंग बफलेट बढ़ता है। ये ठीक है बात? इस पे ना सर एक मुझे इंग्लिश मुहावरा याद है, लूज द केस बट नॉट लूज द क्लाइंट। ठीक, अच्छा, लूज द केस बट नॉट लूज द क्लाइंट। ठीक, बड़ी खूबसूरत बात है। मुझे याद है एक 489F का केस मैं आर्गू कर रहा था जी, प्री रेस्ट बेल थी, मैंने शायद ही कोई बात, शायद ही कोई चीज़, शायद ही कोई जजमेंट छोड़ी हो जो आज तक 489F पे आई हो, सारा पढ़ा। अब मैं आर्गू करके निकला ना कोर्ट से, तो मेरा क्लाइंट की कह रहा है, ओ बल्ले बल्ले सर, मैं कह रहा तेरी बेल उड़ जानी। मैं उसको बता रहा हूँ, खुद ही बता, प्रोसीजरल बात है ना, मैं कह जी बल्ले बल्ले तो मैं कराया, अच्छा ठीक है ना, प्रोसीजरल बात है, तेरी बेल उड़ जानी। अब उसकी बेल उड़ी ना सर, तो उसने अपना लॉयर चेंज नहीं किया। अच्छा, आप ही को रखा। उसने कहा जी हाई कोर्ट भी आप जाएंगे, आपने बड़ी मेहनत की है, आपका क्या कसूर है, जज साहब ने ऑर्डर करना ना जी। ठीक, प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम लोग जब क्लाइंट डील कर रहे होते हैं ना, अच्छी उन्होंने कह रहे हैं 10 दिन से तेरा बंदा बाहर, ठीक, आप कैसे बंदा बाहर, यानी झूठे वादे आदि आप कर रहे होते नहीं, डीलिंग में फ़र्क है ना जी। जी जी, आप उसको कह रहे हैं जी 10 दिन जब बंदा ले लो, अब 10 दिन में बंदा नहीं आता, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक, हु आर यू, आप क्या ही कह सकते हैं कि 10 दिन से बंदा ले लो, ठीक ठीक। इसके बरक्स आप कहें जी जो आपका केस है, ये पॉइंट आपके हक में है, ये आपके अगेंस्ट है, मुझे जो आपने फीस पे करनी है, ईमानदारी से आपके सारे पॉइंट जज को समझाऊंगा, ठीक ठीक, फैसला उसने देना, ठीक ठीक, फिर आप समझाएं, फिर आप क्लाइंट लूज नहीं करेंगे, ठीक। जब आप क्लाइंट को कोई इस तरह की मतलब लारा लगाते हैं, इस तरह की कोई होप दिलाते हैं, अच्छा सीधी सीधी भी बेल हो ना, मैंने आज तक क्लाइंट को नहीं कहा ऐ सवेरे तेरी बेल हो जानी जा, उसको ये ज़रूर कहते तेरी बेल होने वाली है, ठीक ठीक, और करवाएंगे इंशाल्लाह आगे तेरे मुकद्दर है, ठीक। अच्छा, इनिशियल लेवल पे कितना इम्पोर्टेंट है कि आप फीस की बजाय आप अपनी क्वालिटी पे तवज्जो दें, केस आप ब्रीफ आपके पास है नहीं, कहा जाता है काम आता है तो काम आता आ ही जाता है तो आपको काम, अगर आपके पास काम ही नहीं है तो आप समझेंगे कि आप बात क्या करेंगे, किस तरह प्रेजेंट हो, ये भी कोई सदाकत है, या फिर इसके अंदर आपको शुरू से म्यार का तयन करना चाहिए, नहीं जी मैं ऐस तो घट फीस नहीं लेनी, इस तरह की बात कर सकता है जूनियर? बिल्कुल कर सकते सर, मुझे लगता है जी, मैं आपको बताता हूँ, आपने ना अपने नाम के साथ टैग नहीं लगवाना। टैग क्या, आपका कोई रिश्तेदार आया या आपका कोई मोहल्लेदार आया, ऐना काम है यार, 10,000 फड़ ए रख लै, अद्धे खानदान च जाके दस रहा है राणे ने 10,000 दिता, काम करा लिया, ठीक ठीक। अब आपके नाम के साथ टैग लग गया 10,000 वाला, ओके। मैं सर स्टार्ट में 20,000 भी नहीं पकड़ता था, ओके। उसका तरीका है, आप उसको ये कह सकते हैं यार जिस चैम्बर से मैं बिलोंग करता हूँ ना, हमारी फ़ी शुरू होती है 1.5, 2, 2.5, 3 से, जितना भी आपने उसको बताना है। इसका तरीकाकार ये है कि एक्सपेंस भाई जो इस पे आएंगे
वो आप क्लर्क को पे करें। ठीक। अपेयर मैंने होना ना, मैं आपकी ज़ात की खातिर फ्री रिपेयर हो जाऊँ। ओके, अब ना म्यार आप ना गिराएं। 15-20 हज़ार है ना सर, लेके म्यार गिराने वाली बात है ना जी। आप पेश हों, उस पर सान चढ़ाएं कि भाई मैं फ्री पेश हो जाऊँगा। ओके, क्योंकि यू कांट अफोर्ड मी। ठीक, उसको ये बात समझाएं। ठीक। अब उसका काम आपने फ्री कर दिया उसकी नज़र में। ओके, एक्सपेंस की मद में आपने अपने क्लर्क के थ्रू जो भी मामला था वो आपका हो गया। ठीक। अब वो अगला क्लाइंट लेके आएगा ना, वो आपको बताएगा भाई उन्होंने दफ्तर जाना है तो गल 2-2:30 तो शुरू होनी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है जी, 2-2:30 तो शुरू होनी है, जाने ही तो तेनों मैं लै जाना। मेरा काम उन्होंने फ्री किया सी क्योंकि मेरे भाई ने। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। अब हम लोग करते क्या हैं, हम लोग, मैं समझता हूँ ये लायर की डिग्निटी नहीं है। कोई बंदा के यार 5,000 रखो जी, मुझे चिड़ चढ़ जाती थी। ठीक। मुझे कोई बंदा कहता था, मुझे कोई कहता था किस्तां 'च पैसे लै लै, मैनू उत्थे भी चिड़ चढ़ जाती थी। ओके, मेहनत करते ना भाई। ठीक। काला कोट पहना है, 5 साल वकालत करके आए हैं, प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स हैं, मतलब लॉयर हैं हम, और तू हमारा मूल 5-10 हज़ार लगा रहा। तो ठीक, ठीक। आप उसको बताएं मेरी फ़ीस इतनी, मैं तेरे से नहीं ले रहा। बिल्कुल ठीक। जब आपने सर को 2-4 केस रिफ्यूज़ किए ना इसी ग्राउंड के ऊपर, अब इसके बरक्स जो केस है, मेरा एक स्टूडेंट है, मैं आपको बात सुनाता हूँ। ज़िला कचहरी में बैठते हो, बड़ा फेमस है, बड़ा अच्छा काम करता है। मैंने एक दिन उसको कहा, नाम भी मुदस्सिर उसका नाम है, मैं कहा मुदस्सिर साहब कितने के पैसे छापते हैं आप? कहता सर डेली को 15,000 कमा लेता। अच्छा आ गया भाई। मैं क्या 4 दिन संडे के मैं क्या निकाल दे, एवरी डे इज़ नॉट अ संडे। रोज़ाना भी 15,000 नहीं आता होगा, अप्रॉक्सीमेटली तो महीने का 3 लाख कमा लेता। उसने कहा सर ऐसा ही है। मैं कहा फिर सुबह आना है, धूप बारिश गर्द, इधर बैठना है, फिर लोगों के पीछे पीछे 2 किसी से पकड़ लिया, 3 किसी से पकड़ लिया, इसी तरह ही 15 हुआ ना। मैं कहा हमने एक केस बुक किया ना तो हमने 2 लाख कमा लेना। ठीक। और हम 29 दिन वेले हैं, उसके केस पे आपने तयन करना है जी। मुझे को कहता था कचहरी आ जाइए, रिमांड का टेस्ट कर देंगे, जिस तरह हमारे को भाई 3-4 हज़ार में कर देते हैं, तो मैं कहता भाई मैं कचहरी आता ही नहीं। ठीक, ठीक, ठीक। मुझे ट्रायल में ले जाना, मेरे साथ डन करना, इतने लाख लूँगा, तेरा ट्रायल कर दूंगा, ये पहली इनिशियल स्टेजेस भुगत ले। ठीक। आपने सर डिसाइड कर। बिल्कुल ठीक। मुझे ये लगता है कि एक जूनियर को कभी भी 5-10-20 हज़ार के पीछे नहीं भागना, उसको अपना एक म्यार जो है वो बिल्ड करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया है। अब मैं थोड़ा आता ये हूँ कि ये बताएं कि लोग कोरोना के अंदर मसाइल में रहे, कोरोना के अंदर मगर उसके बाद भी अब आता है कि जी मार्केट में काम नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ हमारे जूनियर्स भी हैं, कुछ सीनियर भी हो जाते हैं। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है कोरोना के अंदर? अभी एक वाकया भी आप सुना रहे थे, वो भी चाहूँगा कि आप ऑडियंस के साथ शेयर करें कि किस तरह से आपने एक सिचुएशन को इनकैश किया और सिचुएशन कैसे इनकैश की जाती है, ये बताएं। हमारी जो फील्ड है ना सर, इसमें एक्सक्यूज़ नहीं है। ठीक। एक्सक्यूज़ नहीं है। आपका बच्चा बीमार है ना तो आपका बच्चा बीमार है, क्लाइंट को इसकी परवाह नहीं है। ओके। उसका भाई अंदर है ना, उन्हें कहना भाई तेरा बीमार है, आपके घर में कोई परेशानी है ना तो वो आपकी है, तो नेवर टेल्स योर प्रॉब्लम टू योर क्लाइंट, नहीं बतानी। ठीक। और सिचुएशन की बात जिस तरह आपने की है ना, वकालत में आपने अपनी सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, एक वैसे मैं छोटी सी बात बता दूँ। मेरी शादी थी, 7 बजे बारात जानी थी, तो मैं 3:30 बजे कोर्ट में था। ठीक। 3:30 बजे मैं अदालतों में घूम रहा हूँ, मेरे अब्बा जी की कॉल आई है और पुत्र असी लै ये जाके, मैं कहा जी 7 बजे स्टेज तो वहाँ लाने चाहे थे। आपने मैनेज करना चाहिए। मैं भी अपने वलीमे पे बेल करवा के गया ऐसे ही है। बल्कि वो जो जाते हैं दुल्हन के घर अगले दिन, वो मकलावा शिकलावा जो होता है, तो मैं अपना यूनिफॉर्म साथ लेके गया। ठीक। मैं उधर से जनाब तैयार हो गया तो अगले दिन कोर्ट में था। अच्छा, अब कोविड की मैं आपको बात बताता हूँ। कोविड में ना सारे लोगों की मैंने पोस्टें पढ़नी, वो जी भूख से मरे ना मरे, कोविड से मरे ना मरे जी, भूख से मर जाएंगे, अदालतें खोलें, ये फलान। नहीं, वो सच्ची बातें लिख रहे थे बेचारे वो। अच्छा, मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव ना चेंज है। मैं सर कोविड में एक भी छुट्टी नहीं की। अच्छा, एक भी छुट्टी नहीं की? हम लोग टोटल 9 लोग थे अपने ऑफिस में, तो IM1 में आता था, या सड़कों पे राणा साहब फिर रहे होते थे, तो या कोई एकदम का पुल चला फिर रहे होते, सड़कों पे कोई बंदा नहीं होता। यूनिफॉर्म उसी तरह पहने, जितना भी टन्योर कुछ 7-8 साल का कोविड रहा है ना, उसी तरह सुबह 8 बजे उठे हैं, उसी तरह तैयार हुए हैं, उसी तरह घर से निकले। बेशक आके ऑफिस को फाइल पड़ी और सो गए, मैं इसी दिन सोया हुआ था। लेकिन काम किस तरह बताता हूँ आपको, सोया हुआ था मैं इसी तरह। तवक्कल है ना जी, आप घर से निकले, रिज़्क़ अल्लाह ने देना। आप
वो बार्बर आपको याद होगा, जी, जी। कोरोना में बड़ी दिहाड़ियाँ लगाई इन्होंने, बार्बर बड़े वो शटर फेंक के लगे होते थे घरों में डबल रेट पे। तो मेरे बार्बर की ना मुझे कॉल आई, वो इस तरह मैं शॉप चला रहा था यार, तो वो पुलिस आ गई। पहले तो मैंने उसको डांटा, मैं कही यार ये तुम्हें भी नहीं पता सख्ती है, गलत है, शटर फेंक के लगे हुए। अब ताल्लुक अच्छा था, हर हफ्ते बाद बैठना है उसकी सीट पे। तो मैं कहा अभी आप किधर हैं? उसने कहा जी मैं थाने हूँ। मैं कहा यार मैं थाने तो नहीं आता। ताल्लुक बड़ा अच्छा था, 2-3 बार उसने फ़ोन किए। खैर मैं वेला भी था, ऑफिस में उस तरह कोर्स में काम नहीं था, गाड़ी को सलफ मारा चला गया। अंदर देखा, मैं कहा FIR हो गई है, वो फ्रंट डेस्क से पता किया FIR हो गई। उन दिनों ना एक नोटिफिकेशन गुजरा था मेरी नज़र से कि अगर हवालात भर जाए ना तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के बाद इख्तियार है वहीं पे बेल ले लें, क्योंकि बाहर से तो लाए ना जी, कोविड आया है तो अंदर ला के आपने एक ही कमरे में 20-20 बंद कर दी। जी जी। मैं बड़े अदब से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के कमरे में गया, मैं कहा सर ये नोटिफिकेशन है, हवालात भर चुकी है, तो जनाब के पास इख्तियार है, इसकी बेल ले लें। बड़ा खुश हुआ। अच्छा, क्योंकि यार पहला बंदा आया है पढ़ी लिखी बात कर रहा है। अच्छा। जितने लोग ही आगे चढ़ जाते हैं, बंदा छोड़ो जी, यह करो जी, ये करो। उसे कहा चलें आप बेल एप्लीकेशन तैयार करें, मैं देख लेता हूँ। मैंने फिर उससे अपनी फ़ी डिसाइड की बार से। मैं कहा यार अगर तो रात अंदर गुजार लेते हो, सुबह कराते हैं तो इतनी ले लूँगा, इधर ही बेल लेनी तो इतनी ले लूँगा। अप्रॉक्सीमेटली कुछ 60,000 मेरा डन हो गया उसके साथ। मैंने जनाब पेज पकड़ के उसकी एप्लीकेशन लिख के साथ नोटिफिकेशन की कॉपी लगाई, इंचार्ज को पेश की। उसने सर बेल अलाउ कर दी। अच्छा, थाने में? थाने में। उसने कहा शॉर्टी जमा कराएं और बंदा ले जाए। अब वो रात तो रहा नहीं, फिर वो चलती फिरती एडवर्टीजमेंट थी। ठीक। फिर मेरे मोहल्ले में कोई दूसरा बार्बर उठाया गया, कोई बर्गर वाला उठाया गया, कोई, यानी सारे आपके सारे। फिर मैं सर बिजी लॉयर होंगे, यकीन करें कोविड में सारे लोग परेशान होते थे, तो मैं डेली का कोई 60-70 हज़ार कमा रहा था। क्या बात है। तो बात है कि आपने निकलना है घर से, काम करना है, लोगों को नजर आना चाहिए। अब लोग आपको कॉल तभी करेंगे जब उनको पता है यार ये दालतन जी फिर रहे होना कितने। बिल्कुल ठीक। मैंने सर ईद वाले दिन भी कोर्स अटेंड किए हैं। ओके। और ईद नमाज पढ़ी है तो आ गए हैं जनाब ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के पास। बिल्कुल ठीक। तो ये हमने डिसाइड करना है कि हमने वो यहाँ किस लेवल का आपने किस काम पे चलना है, किसका काम। देखिए हमारी चीज़ में ना, हमारी वकालत में एक ही चीज़ आपको डिस्टिंग्विश करेगी, वो आपका काम है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से एडवर्स हालात के अंदर भी जो है आप अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। यंग लॉयर के लिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी है। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा आर्ट ऑफ एडवोकेसी के ऊपर। राना साहब, आर्ट ऑफ एडवोकेसी जो है उसके अंदर आपने मार्केटिंग भी सिखाई, आपने तवक्कल भी बताया। केस किस तरह तैयार करते हैं? हाँ, केस को किस तरह से जूनियर को तैयार करना चाहिए, किस तरह से वो जाकर कोर्ट में प्रेजेंट हो। आपने बार वोकेशनल कोर्सेज भी करवाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो यंग लॉयर हमारा, बल्कि कई जो है वो मामला आते हैं कि उनको नई गाइडेंस मिल पाती, वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, वो डीमोरलाइज हो जाते हैं। वो कहते हैं यार मेरे साथ बंदा था, बैंक में काम कर रहा था, उसकी 4 लाख रुपए सैलरी है, मैं बैठा हूँ तो मैं काम नहीं कर पा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने आगे ज़िंदगी में जाना है। तो ये क्वेश्चन उसके जहन में होते हैं, किस तरह से वो अपना आर्ट ऑफ एडवोकेसी जो है उसमें आप क्या कहते हैं, रिसर्च क्या है? बिल्कुल ठीक है, वो क्या कहते हैं? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, वैसे बड़ा वैलिड क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट में ना मैं अपना केस तो आना कोई नहीं, चले एक यही प्रजम्पशन है ना जी जी। वैसे मेरी ये भी नेगेटिव है, मुझे पहले महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे केसेस थे। ओके, ठीक है। अब नेगेटिव बात है ना जी, हम चले इसको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट में आपको केस कोई नहीं आया, स्टार्ट को आपका सीनियर आपको मिल गया जी, अब जिम्मेदारी आप पे है। अब आप डेट लेने गए हैं ना जी, मैं आपको बताता हूँ कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं ना इसमें, सीनियर के केसेस में कैसे पैसा कमा सकते। अब आपके 2 चीज़ें हैं, आप जा कहते हैं जैसा आप ताड़ी मेहरबानी है एड च अर्जेंट कर दो, डेट दे दो, तरला करोड़ मजलूम सा मुँह बना लेते हैं, जज को आप पे गुस्सा चढ़ा होता है, आप वो अच्छा पूछते हैं, अच्छा डेट कर देते हैं, केस की है, और सर वो सीनियर नहीं पता है। फिर आप सीनियर को भी फ़ोन करके तंग कर रहे होते, सर वो अज है लेट्स सपोज है निमरा मुश्ताक वाला केस लगा हुआ है, ये की करना है। ठीक, अब आप अपने लिए भी सरदर्द बने हुए हैं, कोर्ट के लिए भी सरदर्द बने हुए, सीनियर के लिए भी, सीनियर के लिए भी। दूसरी चीज़ देखें ना, आप जाके जज साहब को कहते हैं कि सर ये सूट फॉर मेंटेनेंस था, लास्ट डेट पे इशूज़ फ्रेम हुए थे, आज हमने एविडेंस करानी थी, मेरे सीनियर अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट डेट पे हम एविडेंस करा देंगे। लेट्स सपोज नेक्स्ट डेट पे फिर आपका सीनियर नहीं है, आप उनको कहते हैं कि सर
वो फाइल मैंने आपकी पढ़ी हुई है, एविडेंस पे पढ़ी हुई है, मैंने एविडेंस भी ऑफिस में तैयार की हुई है। अगर आप एक बार उसको देख लें, इजाज़त दें तो मैं करा लूँ। आप जो अच्छे सीनियर हैं ना, जिस तरह हमारे सीनियर थे, अगर वो एविडेंस मैंने कराई है ना, तो मेरे सीनियर ने कहना यार इस बच्चे ने मेहनत की है। अगर उसने कोई 1.5 लाख पकड़ा है ना, वो कम से कम 20-30 आपको एज इंकरेजमेंट देगा। मुझे मिला है, ठीक ठीक, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। बिल्कुल। उसने देखा यार इसने मेरी गैर मौजूदगी में एविडेंस भी करवाई है, अच्छी एविडेंस भी करवाई है, फिर आर्गू है किसी केस में। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं फ़ाइल को खोलूँ ही ना, जो लिफाफा उठा के मैं डेट मांगने आया हूँ उस लिफाफे के अंदर क्या है मैं पढ़ूँ ही ना। तो अब उसी क्लाइंट ने कहना जी यार बड़ा एक केस था, वो आपके सीनियर करते रहे हैं, अब पिछली 4 डेट्स पे तो आप आए हैं, आप हमारे केस को देख रहे हैं। मेरा एक छोटा सा मैटर है, मैं 15-20 हज़ार 30 हज़ार अगर आपको फ़ी पे कर देता हूँ तो आप अपने सीनियर से पूछ लें, कर देंगे। ठीक। अब आप फ़ोन करेंगे ना कि सर वो फलाना केस था ना सर, उसमें क्लाइंट कह रहा है कि ये सिंपल एक एप्लीकेशन है सर, वो लिखनी है। अगर सर मैं लिख दूँ तो मेरा पॉकेट मनी निकल आएगा, तो अच्छा सीनियर आपको कभी मना नहीं करे। ठीक ठीक। तो आपकी क्लाइंटेज जनरेट होना शुरू हो गई, ओके। आपके सीनियर के केसेस से ही होना शुरू हो गई। आपने खुद मनवाया कि भाई मैं कुछ आया हुआ। मैं आपको इस पर बात बताता हूँ। स्टार्ट में मुझे एक केस आया 324 का, बिल्कुल करीबी इमाम मस्जिद साहब थे, उनके बेटे का केस था। तो मेरे वाले साहब मस्जिद को भी चेयरमैन हैं, तो हेडवुड करते हैं, तो उन्होंने वाले साहब से कहा जी आपका बेटा लॉयर है, आप करवाएं। पहली पोजीशन तो ऐसी कि मैं भज जा 324 का केस आ गया, स्टार्ट ही थी, भागा नहीं मैं भी पता सी पैसे कोई नहीं आने। मैंने सर बेल तैयार करनी शुरू की, प्री रेस्ट बेल थी, लॉ शो पढ़ा, आर्गूमेंट्स तैयार किए, बाकायदा प्रैक्टिस की, घर पे शीशे के आगे खड़े हो गए जी सुबह तो शुरू करना है। जब मैं आर्गू करके निकला ना, तो वो रीडर साहब मेरे पीछे आए, सर अपना कार्ड दे दें। अब प्रो बोनो लिटिगेशन थी, 1 रुपया नहीं लिया हुआ, सर अपना कार्ड दे दें। कार्ड दिया है। आज मेरी डायरी पे 50+ केसेस उसी रीडर के भेजे हुए लगे हुए। ओके, सही। क्या आपकी मेहनत से आपकी क्लाइंट डेवलप हुई है? बिल्कुल। आगे से आगे अल्लाह की ज़ात रिश्ते। किसी एक क्लाइंट का अच्छा केस लड़ा होगा, वो जाके 20 जगह बताएगा, आपका ताल्लुक भी नहीं, आ यार मैं तुझे लेके चलता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि रिसर्च की बात, आपके मेहनत की बात करें, कुछ यंग लॉयर जो है वो एम्बिग्विटी का शिकार रहते हैं। फाइल को जब पढ़ा जाए तो क्या फैक्ट्स नोट करने चाहिए, उसके ऊपर केस लॉ आपने किस तरह से करना है, किस ऑनरेबल कोर्ट के सामने आप पेश हो रहे हैं, उसकी जजमेंटें आपने कितनी पढ़नी है, एक लॉ पॉइंट के बारे में उसका क्या व्यू है, कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपने क्लाइंट से भी बात करते हैं कि जी मैं ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसके पास लग गया, ये होगा। अब हाई कोर्ट में आप ऑनरेबल जजेस हैं हमारे, एक ऑनरेबल जजेस जो है उनका अपना मिजाज है। जैसे आज मैं फैसल जमान साहब के पास पेश हुआ तो उन्होंने कहा जी कि आपने एप्लीकेशन के, मुझे पता है वो मीम मेक में जाते हैं, तो जाहिर है वो उनका एक स्टाइल है, हम उसको मुताबिक चलना चाहिए। आसिफ हफीज़ साहब के पास जाएँ तो वो उनका अपना स्टाइल है, शाहिद करीम साहब ऑनरेबल जजेस हैं सारे, ज़िया बाजवा साहब के पास जाएँ उनका अपना स्टाइल है। तो आपको आउट ऑफ एक्सपीरियंस ये पता होता है कि किसके पास लग गया है, तो आप उसके मुताबिक अपनी तैयारी को ढालते हैं। या आपको पता होता है क्रिमिनल है ये शराम सरवर साहब के पास लगेगा, तो आप उसकी तैयारी करते हैं। तो इस बारे में बताएं कि ये आपका क्या जो है मोडस ऑपरेंडी होता है, किस तरह से फैक्ट शीट बनाते हैं, क्या नोट्स बनाते हैं, सिनॉप्सिस होता है, केस लॉ अलग होता है, नाम याद करते हैं, क्या तरीकाकार है? शुड नो द जज, एक मुहावरा है जी, शुड नो द जज, ठीक है। अच्छा, ये मैच पे बड़ा फोकस करता था मुझे ना, स्टार्ट में बड़ी, मतलब आई वॉज नॉट एडवोकेट हाई कोर्ट, तो मैं केस में चला गया एडजर्नमेंट के लिए, तो मैं डाइस छोड़ के खड़ा हुआ था। जस्टिस शुजात अली खान साहब ठीक, उन्होंने मुझे कहा डेट लेने आए हो। बाद में कुछ एक्स्ट्रा कर गया था कि सर ये मामला है, लेकिन लेनी मैंने डेट है। कहा केस तुम्हें सारा पता है, बोलो आगे आके। मैंने उनको बताया सर आई एम नॉट एडवोकेट हाई कोर्ट। जी। खैर उन्होंने मुझे फिर इस बात पे थोड़ा डांटा भी आ गया। उस दिन से मैंने एक चीज़ सीख ली, अब फ़र्ज़ करें आपके पास कोई केस आया ना, फ़लाँ जज के पास है ना, तो मैं कम से कम 2-4 दिन पहले उनकी कोर्ट में बैठूंगा, अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। केसेस नहीं होते थे इतने, अब टाइम का आपका है, कोर्ट टाइम है, मैं उनकी कोर्ट्स में बैठ जाता था। मैं उनको देखता था कि ये फोकस किधर करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये सुनते कैसे हैं, ये लॉ पे रिलाई कर रहे हैं, ये जजमेंट्स को ज़्यादा लाइक करते हैं, ये क्या करते हैं। ठीक। उनका मजाज समझ लेना। ओके। फिर उनके मजाज के मुताबिक फ़ाइल प्रिपेयर करनी है। मुझे याद है शमस महमूद मिर्ज़ा साहब के पास मैं एक
रिवीजन में था तो मैंने कहा सर ये बियॉन्ड जजमेंट डिग्री एंड ऑर्डर है, तीनों लफ्ज़ इकट्ठे ही बोले ना। उन्होंने कहा मुझे सुनाओ जजमेंट क्या है, डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है। बाकी बातें बाद में करते हैं, इसके बारे में वो दिन क्या है। मैं शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब की कोर्ट में जब भी जाता हूँ, जो इररिलेवेंट चीज़ें भी हैं ना, जो मुझे लगता है कि सवाल हो सकता है, मैं उसकी डेफिनेशन भी लिख के लेके जाता हूँ। ओके। अगर एक वर्ड उस पर लेट्स सपोज एक लोकस स्टैंडर्ड का वर्ड आ गया ना, तो मैंने उसके ऊपर उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है कि यार जैसा मुझसे पूछ लें ये लोकस स्टैंडर्ड क्या है, मैं बता सकूँ ये है। ठीक। तो एक तो आपने अपनी फ़ाइल को जज के मजाज के मुताबिक तैयार करना। ओके। पहली चीज़। अक्सर ये होता है कि हम लोग करते क्या है, कोई केस आया ना, की है जी ये 406 है, आजकल बड़ी वैसे कॉमन भी है, FIR पड़ी कारोबारी है वो ये तो नहीं बनती। अब ये वही बात है, ठीक, लिखी कितने भाई, किड़े जज साहब ने कितने लिखी है, मतलब वो करंट व्यू क्या है इसका, वो तो पढ़े। उसको पढ़ के आपको समझ आ जाएगा भाई किनू कारोबारी जज साहब कहते हैं तो किनू कारोबारी नहीं कह रहे। हम लोग यहाँ लकीर के फ़कीर हैं, बच्चों को भी यही आदत पड़ जाती है। अब 9B है, सबको पता है जी, जाना जज साहब को कहना जी बेल बला होगी। ठीक, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़, मैं कहता हूँ आप कम से कम 9B को खोलें, उसको पढ़ें। अगर कहीं पर रिजेक्ट हुई है तो वो व्यू भी आपके जहन में होना चाहिए कि अगर रिजेक्ट हो सकती है, यानी कि मीनिंग देयर बाय कि आपकी कोई फाइल है जो आपकी फेवर में चीज़ें वो भी पढ़ें, जो आपके अगेंस्ट चीज़ें हैं वो डेफिनेटली पढ़ें। बिल्कुल। कि अगर जज साहब आपको कहें कि भाईजान इंज नहीं होंदा, उन्होंने दसो जनाब वो इंज नहीं होंदा, मैं पढ़ के आया। बिल्कुल ठीक। अच्छा आसिम, ये बताइएगा कितना हेल्प किया आपको टीचिंग ने इन योर प्रैक्टिस, इन योर अंडरस्टैंडिंग, इन योर प्रेजेंटेशन? क्या फ़वाइद उसके रहे कि आप कह सकते हैं कि यार ये चीज़ अगर मैं ना करता तो इस चीज़ के अंदर मैं लैग करता? मैं खुद भी पढ़ाता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज, अभी भी लास्ट सेमेस्टर मैंने पढ़ाया, मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा। एक तो इंटरेक्शन स्टूडेंट से, आप यंग लॉट के साथ आप अटैच रहते हैं। मुझे उन्होंने बताया चैट GPT, मुझे उन्होंने बताया कि भाई ये भी एक चीज़ है, ये भी कितना इम्पोर्टेंट है। फिर आपका स्टाइल भी एक बन जाता है डिलीवरी का, फिर पढ़ने की भी आदत पड़ जाती है। फिर मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि आप अपनी प्रेस्टीज को भी बचाते रहते हैं कि कोर्ट के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, तो आप तैयारी से जाएं। यार आपने मेरे पे कोई कैमरा तो नहीं फिट किया था? पीछे स्टूडेंट बैठा हुआ है कि वो कह रहे हैं जनाब क्लास ही तुसी बड़ा रोला पाते सो, असी ने देखिया सुबह ताड़ी दुर्गत लगी सी। तो ये भी चीज़ें दिन में रहती हैं। यार मुझे लगता है आपने मेरी पूरी रिसर्च मारी है पहले कि मुंडा की सोचता रहा तो वही सवाल करने जनरल एक रिसर्च मारी है। अच्छा, इस पे ना मैं बड़ा सोचता था, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब हम टीचर होते हैं ना, आपके पास बिल्कुल फ्रेश बच्चा बैठा होता है जिसको लॉ का समझ बूझ नहीं है। ऐसा ही है ना जी, क्लास में फ़र्ज़ करें मैं फाइनल ईयर को वैसे पढ़ाता रहूँ, अभी भी पढ़ाते हैं, और मेरे जैसे बंदे के लिए ना यकीन करें पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जैसे कॉलेज में पढ़ाना एक ख्वाब ही था जी। ठीक है ना, तो मुझे अभी भी कभी कभी यकीन नहीं आता कि मैं अल्लाह ने मुझे किधर खड़ा किया है, मैं किस डाइज पे खड़ा हूँ कि जाऊँ। देखे ना, टीचर पे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने ये कौम का मुस्तकबिल हमारा। अब आप देखें, आप उस बच्चे को अपनी बात समझा गए हैं जिसको लॉ की अली बे भी नहीं आती। बिल्कुल ठीक। तो जब आप उसको समझाने की अहलियत रखते हैं ना, तो फिर जज को आप समझा ही लेंगे। ओके। मुझे ये लगता है कि टीचिंग के ना मुझे कन्विंसिंग पावर आई। लेकिन ईमानदारी के साथ आप ठीक बात करें, क्योंकि यंग लॉयर जो बच्चा है उसको तो नहीं पता चलेगा। अगर आपने उसको गलत भी बता दिया, आप बाज़ वक़्त ये भी टीचर सोच रहे होते हैं कि नहीं पता लगा क्या पता लगा, तो आपने अपने जो है वो ठीक बात कहनी है ताकि आपको फिर वही आदत पड़े। उस बच्चे को आप पूछ लें, पुत्र है तेन सेक्शन पढ़ाया, तेन समझ आ गई? वो कहता आ गई है। जज साहब को फिर समझाना मेरा रखा। तो मुझे ये लगता है टीचिंग करके ना हमें ये चीज़ ज़रूर समझ आती है कि हमने कन्विंस कैसे करना है, कहाँ से बात शुरू करनी है और कौन सी बात ज़्यादा असर रखेगी। ठीक, हम स्टूडेंट के लिए वही चीज़ देते हैं ना कि यार ए मिसाल देंगे ज़्यादा इन्हें समझ आ जाएगी। ठीक ठीक, ये एक बात। दूसरी जो आपने बात की ना, मैं एक क्रिमिनल अपील थी एक शहबाज रज़ी साहब की कोर्ट में ना, ऑनरेबल जस्टिस। कल ही मैं एक लेके आया बेल अभी। अच्छा, मैं कल ही पेश। उनको ना पता है कि मैं कहीं पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो बस राह जाता एक पंगा था, एक स्टूडेंट ही था, उसी की थी। और सर जी आर्गू कर देना, आपकी मेहरबानी आर्गू कर देना। रिफ्यूज़ कर नहीं सके। टेंटेटिव जितनी फाइल पढ़ी, पढ़ के 2 घंटों में पेश हो गया। उधर ना मैं कोई बात गलत कर रहा था खड़ा हो। अच्छा, रज़ी साहब ने माइक साइड पे करके कहा, प्रोफेसर साहब ये पढ़ा रहे हो बच्चों को? ओके। बकायदा उन्होंने मुझे कहा अच्छा कि प्रोफेसर साहब
ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। मजाकन बात की ना, उन्होंने कहा जी आप इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, मेरे मुताबिक इंटरप्रिटेशन ये है। तो मजाक में वो था उनका मजाक ही, लेकिन आपके लिए मेरे दिल पे लिखी गई भाई वो बात। अब मेरे पे प्रेशर होता है कि यार आम बंदा पेश हो जाए बगैर तैयारी तो असी नहीं होना। ठीक, कुछ आप वाली बात ठीक कि पीछे कोई स्टूडेंट बैठा होए, मैं मीडिया थोड़ा करता हूँ तो मुझे खुद बड़ा होता है कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊँ, तो उस तरह से। आप 10 साल तो हो गए जी टीचिंग करते हैं। ठीक, अब ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको कोई ना कोई अपना कोई स्टूडेंट करता है। बिल्कुल ठीक। अब हम क्लास में तो उनको बताएं जी ये चीज़ें हो गई हैं, कोर्ट में हमारी दुर्गत बनी हो, तो इस चीज़ का आपको ये भी एच होता है। ठीक, जब आप टीचर होते हैं ना, आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर आपको अपनी इज्जत की खातिर पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल, मैं तो इज्जत की खातिर ही पढ़ता रहूँ कि भाई तैयारी नहीं है तो एक्सक्यूज़ कर लिया, बगैर तैयारी के कभी डाइस पे खड़ा नहीं हुआ, नहीं हुए। अच्छा ये बताइएगा कि थोड़ा सा फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे सर, कि अभी आपकी स्पेशलिटी क्या डेवलप हो गई है? अभी भी आप सारे केस करते हैं या एसोसिएट के जिम्मे लगा देते हैं, कुछ खास फील्ड में करते हैं, क्या आपके जेहन में डायरेक्शन है? अब ना मेरा ज़्यादा जो टाइम है ना वो हाई कोर्ट में गुजरता है। ठीक, मेरा जो ज़्यादा टाइम है, और हाई कोर्ट में आपको पता है दो ही चीज़ें हैं, एपलेट कोर्ट है या आप रिट्स में रहते हैं। ज़्यादा भी मेरे पास रिट्स बहुत ज़्यादा, क्रिमिनल अपील्स आ गई, रिवीजन आ गई। अब मैंने मैकेनिज़्म एक डेवलप किया है, ट्रायल खुद करता हूँ नीचे जाके। ठीक है, कुछ सिविल केसेज हैं तो सिविल ट्रायल भी जो है वो आलमोस्ट खुद करना है। अब ये जो फैमिली केसेज हैं, अब ये आलमोस्ट सीधा सीधा मामला है। मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है अब मैं उसमें ना जाऊँ, ना मेरे से जाया जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा फैमिली केसेस भी किए हैं। ठीक ठीक। अब उस पर फिर मैं देखता हूँ कि अब ये भी बात मैं करना चाहता हूँ कि सीनियर की नज़र में इज़्ज़त जूनियर ने खुद बनानी है। अब मेरे पास भी कुछ साथ हैं, काम करने वाले 2 हैं। ओके, अब मुझे जो मुस्तकबिल नज़र आएगा ना वो 2 का नज़र आएगा, 5 का नहीं नज़र आएगा। ओके, उनको समझा ही सकते हैं, मैं बड़ा समझाता हूँ कि आप ज़ाया हो जाएंगे, आपने ये फील्ड छोड़ देनी है। ठीक ठीक, ये देखें ना, ये भी आपके साथ रहते हैं। अब मेरी कोशिश होती है इनका हाथ सीधा कराया जाए, मैं नहीं ना जा सकता तो इनको कहा जाए। इनका फैमिली केसेस में नहीं जाया जाता, बिल्कुल नहीं जाया जाता। कचहरी है, रिमांड कंटेस्ट है, नहीं जाया जाएगा। ठीक ठीक है, छोटी मोटी बेल है, मुझे पता है कि ये आलमोस्ट एक प्रोसीजरल चीज़ें हैं कि ये तो मजिस्ट्रेट ने लेनी भी नहीं है। चले इसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करे, अगर ये अलाउ कराता है तो इसके लिए बड़ी अप्रिसिएशन। बिल्कुल ठीक, तो उनको मौका देता हूँ। तो ज़्यादा हाई कोर्ट में और ट्रायल कर रहा हूँ, बस ये बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप बाहर वोकेशनल कोर्सेज भी कराते हैं, दूसरी साइड पे हमें एक रुझान मिलता है, वो गलत नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है कि जो जूनियर्स हैं या जो अभी यंग लॉयर्स हैं उनको बड़ी चीज़ अट्रैक्ट करती है पॉलिटिक्स। वो कहते हैं जी नारे लग रहे हैं, जीत के हैं तो फायरिंग हो रही है, खाने चल रहे हैं, दावतें हैं, ये तो मज़े का चीज़ हो गई है। वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो आप भी समझते हैं, मुझे भी अब आइडिया हो गया थोड़ा बहुत, कि वकालत के अंदर आपकी काबिलियत ही आखिर में सबसे ज़्यादा चीज़ है। तो क्या उनको किया जाए, एसोसिएट को या जूनियर जो यंग लॉयर हैं, कि वो समझ सकें कि कब मूवमेंट है? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हमारे लॉयर्स हैं उनके भी इंटरव्यू किए, उन्होंने कहा एक स्टेज है जब आप कर सकते हैं, आपका काम चल गया, आपने मनवा लिया है, आप जो है फरागत है, लोग आपको मानते हैं कि भाई ये एक चेहरा है, इसने अपने 25-30 साल दिए हैं, तब आपको आना चाहिए उसके अंदर। तो यंग लॉयर को क्या गाइड करेंगे, किस तरफ जाएँ? देखें, इस चीज़ का मकसद तो एक ही होता है कि आपने बार में अपने आप को मनवाना है। अल्टीमेटली तो यही चीज़ है ना कि लोग मैंने आने जाने सलाम करें। यंग लॉयर को ये भी है, और यार ये पुराना सेक्रेटरी था, मुझे क्या क्या मिल रहा है, लीडर, ये जो लफ्ज़ है ना इसने हमें तबाह कर दिया। यकीन करें, माजरत के साथ सारे भाइयों से भी माजरत, ठीक है ना, लीडर, ठीक है। अब उसको लगता है यार पता नहीं मैंने कौन सा तीर ऐसा मार लिया। अब वो जब रिवाइव करता है ना, उसको ये लगता है यार कल मैं ना ये फ़लाने साहब की इलेक्शन कैंपेन पे था, ये मुझे सारे वहाँ पे मिले हैं, तो शायद मुझे रिकॉग्निशन इस वजह से मिल रही है कि मैं किसी की कैंपेन कर रहा हूँ। अट्रैक्शन कैंपेन ही करनी चाहिए। अच्छा, उन भाइयों के लिए ना मेरा मैसेज है, मैं सर मुझे याद पड़ता है कि 10वां साल है प्रैक्टिस का, मैं ज़िंदगी में कार्ड पकड़ के कभी गेट पर खड़ा नहीं हुआ। ठीक, ज़िंदगी में जाके किसी का दरवाज़ा खड़खड़ा के ये नहीं कहा भाई वोट लेना है, ज़िंदगी में। शायद एक इलेक्शन होगा, वो मेरे टीचर थे औरंगजेब डाहा साहब, पंजाब बार का इलेक्शन लड़ा, मैंने भी उनको किया था पंजाब बार। ऐसे लोग डिजर्व करते हैं जी। बाहर अगर कभी मैं निकला हूँगा कार्ड हाथ में पकड़ के, तो उनकी खातिर। ठीक ठीक, वो भी उस तरह से नहीं शायद कर पाया उनके लिए ना जी। अब सर इस 10 सालों में मुझे जो लगता है सिर्फ काम किया है। मुझे आप 90% कोर्ट्स में ले जाएं, अमला मुझे जानता होगा, दूर से ही आवाज़ लगा रहे हैं राणा साहब आ रहे हैं,
कोर्ट में जाना है, अल्लाह के फजलो करम से सेपरेट चेयर लग जाती है, राना साहब के लिए चेयर यही चीज़ें आपको चाहिए ना। बाहर प्रेसिडेंट होकर भी या कोई अहदेदार होकर भी आपको यही है कि जज साहब आपको नाम से जाने। जी जी। कोर्ट का अमला आपको कहेगा जी फलाने चट्ठा साहब ने, चीमा साहब ने, राणा साहब ने, आओ जी। अभी भी है जी जी। अभी मैंने रिसेंट अपने बेटे का फंक्शन किया, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो उस फंक्शन में नहीं था। ओके। पिछले सारे अहदेदार, आपके सारे अहदेदार। बिल्कुल ठीक। ये ताल्लुक आपका प्रोफेशन। मैं इन भाइयों को मैसेज देना चाहता हूँ, काम करें, काम आपकी पहचान बनाएं, काम आपकी पहचान। ये जो पॉलिटिकल पहचान है ना, ये आर्जी है, ये आर्जी। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने एम आसिम रियाज राना साहब से तफसीली गुफ्तगू की और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्जिन है यंग लॉयर के लिए सीखने के लिए, और जो हमारे कंटेम्प्रेरी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो है गुंजाइश मौजूद है कि उससे वो कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह की किसी दूसरी शख्सियत के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।